आरजेडी के नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आज सुबह हमारी फ्लाइट में कोई टेक्निकल सा डिस्टरबेंस हो गया था, इसलिए थोड़ी देरी हुई और आपको यहां 1-2 घंटे ज्यादा हमारे लिए ठहरना पड़ा। इसके लिए माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? ठीक है? अच्छा है? ठीक है। रास्ते में बिहार के युवाओं का जोश, बिहार की जो क्रांतिकारी हिस्ट्री है वो थोड़ा देखने को मिला। अब हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से निकलेगी। आपसे मिलने का मौका मिलेगा, आपसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। ये हमने भारत जोड़ो यात्रा 1 साल पहले की। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले 4000 किलोमीटर, हर रोज 20, 25, 30 किलोमीटर चलते थे 6 बजे उठकर, और लाखों लोग हमारे साथ चले। समुद्र के तट से शुरू किया, हिमालय तक पहुंच गए, पूरा देश देखने को मिला। युवाओं से बात की, किसानों से, मजदूरों से 7-8 घंटे बात होती थी। अलग अलग लोगों से बात होती थी, और फिर शाम को 15-20 मिनट ऐसे हम अपनी बात रखते थे। लोगों ने हमसे पूछा 4000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत हुई? कहा कि देखिए राहुल जी, 4000 किलोमीटर शायद पहले कोई चला नहीं है, आपको जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहता था देखिए, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, मीडिया का सिस्टम, हिंदुस्तान का सिस्टम चुने हुए लोगों के हाथ में है, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मैंने अभी प्रेस वालों को मित्र कहा, मगर हमारे मित्र विपक्ष की बात टीवी पे तो नहीं दिखाते, अखबारों पे तो नहीं दिख पढ़ाते। सही ना? वो टीवी पे आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा, वो अदानी अंबानी का चेहरा दिखेगा, उसके साइड पे आपको ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए, 2-3 क्रिकेट वाले दिख जाएंगे, मगर गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा आपको नहीं दिखने वाला। जैसे हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा देखो, आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप
ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मीडिया में तो नहीं दिखेगा भैया, आप देख लो, यहां पे आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ दिखेगी, मगर आप टीवी ऑन करोगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखेगा। वो सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे, तो वो टीवी पे देखने को मिलेगा। इसलिए 4000 किलोमीटर हम चले, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता से बात कर रहे हैं। मतलब ये जो टेलीविजन वाले बिचौली हैं, इनको हमने परे कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा पे हमने नारा दिया, नहीं हमने नहीं दिया, नारा भीड़ से निकला। एक दिन एक व्यक्ति बाहर दौड़ता हुआ आया, पुलिस वाले ने उसको मारा। पहले इधर से आया, इधर से पुलिस वालों ने रोका, फिर दूसरी साइड से आने की कोशिश की, फिर उसको 2-3 धक्के लगे। अंत में वो दौड़ता हुआ आता है मेरे सामने, ऐसे खड़ा होकर कहता है, राहुल जी मैं समझ गया, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने उससे पूछा, भैया बताओ क्या कर रहा हूं। कहता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। मैंने कहा बात तो सही है। और फिर भाषण में मैंने कहा कि देखिए, भीड़ से आवाज आई है, भीड़ से नारा आया है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं खोलता हूं, ये मोहब्बत की दुकानें आप सबके दिलों में है। आपने देखा होगा, कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को देखो, हमारे नेताओं को देखो, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखेंगे। टेंशन हो, मुश्किल हो, कठिनाइयां हो, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए दिखेंगे। सही, देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो, ऐसे देखते हैं। पूरी दुनिया को रोज ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम। सोच है उनकी। और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। मणिपुर को जला दिया, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। तो उनके हिंसा और नफरत के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की और यह नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। रास्ते में एक और बात पता लगी, 4000 किलोमीटर लाखों लोगों से मिले। हमने पूछा, भैया बताओ, ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने यह सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी नहीं है, मैं आपको बताता हूं। मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं है, कारण दूसरा है। और किसानों ने मुझे बताया, युवाओं ने बताया कि राहुल जी, हर रोज हमारे खिलाफ कोई ना कोई अन्याय किया जाता है। हिंदुस्तान में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को
21वीं सदी में न्याय नहीं मिल सकता और इसका नतीजा नफरत और हिंसा है। और यह बिल्कुल सही बात है। गरीब व्यक्ति जितनी भी कोशिश कर ले, किसान जितना भी चिल्ला ले, मजदूर जितनी जोरों से चीखे, उसे इस देश में मालूम है कि मुझे न्याय नहीं मिल सकता। रोज दिखता है उसको। आप देखिए, सबसे अमीर लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपया। नरेगा में कितने लगते हैं? साल में कितने लगते हैं? कितने? how much? नरेगा का एक साल? नहीं, बजट साल का। नरेगा का पूरी की पूरी नरेगा को चलाने के लिए एक साल के लिए 70,000 करोड़ रुपए। सबसे गरीब लोगों के लिए एक साल में 70,000 करोड़ रुपए। और सारे के सारे अमीर लोगों ने कहा, देखो यह पैसा जाया हो रहा है। 70,000 करोड़ रुपए मनरेगा में जाते हैं और 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 10-15 सबसे अमीर लोगों का एक सेकंड में कर्जा माफ हो जाता है। अखबार में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अखबार उनके। पहले एक अखबार था, वो एक टेलीविजन था, मीडिया, एनडीटीवी, उसको भी अदानी जी ने खरीद लिया। तो जहां भी आप देखें, किसानों की ओर देखो, युवाओं की ओर देखो, मजदूरों की ओर देखो, आपको अन्याय अन्याय दिखेगा। 21वीं सदी है। आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ये हमारे सारे युवा ये टेलीफोन लिए घूमते हैं। ये चाइना में बनता है। इसका फायदा चाइना के युवाओं को मिलता है। रोजगार वो ले जाते हैं। और होता क्या है? चाइना का माल हिंदुस्तान के 10-15 अरबपति यहां बेचते हैं। चाइना के युवाओं को फायदा होता है, चाइना की कंपनियों को फायदा होता है, और हमारे यहां 10-15 अरबपतियों को फायदा होता है। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले हैं, छोटे कारखाने चलाते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए जीएसटी, उनके लिए नोटबंदी। खत्म कर दिया सबको। आप किसी से पूछ लीजिए, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी, सारी की सारी बंद हो गई। बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं। यहां पे 4 लाख शिक्षा के मजदूरी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। उनको एक दिन में निकाला जा सकता है। तो यह आपको सब जगह दिखेगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़ों की कितनी आबादी? कितनी? 50%। ठीक है। दलितों की कितनी आबादी? 15%। आदिवासियों की कितनी आबादी? 8%।
कितना हुआ? 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73 हुआ ना? तो पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी 73%। अब मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में उनकी लिस्ट निकालो। मैंने निकाली है। और उनकी मालिकों की लिस्ट में आदिवासी, दलित और पिछड़े कितने हैं मुझे बताओ। कितने हैं? 0। एक नहीं है। चलो छोड़ो, ये बताओ उनकी सीनियर मैनेजमेंट में कितने हैं? 0। अच्छा बताओ, मीडिया की कंपनी के मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी कितने? 0। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक बताओ? 0। प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उसमें बताओ कितने? 0। एक नहीं दिखेगा आपको। अब एक काम करो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो और उसमें उनके नाम पढ़ो। आपको सारे के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े मिलेंगे। उसमें थोड़े से जनरल कास्ट के गरीब लोग मिलेंगे। यहां पे जनरल कास्ट के लोग हैं। आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के लोगों के लिए कितनी जगह है मुझे बताओ? 0। 90 लोग इस देश को चलाते हैं। 90 आईएएस अफसर इस देश के बजट को बांटते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बांटता, एमपी नहीं बांटते। 90 अफसर देश के बजट को बांटते हैं। वो चुनाव नहीं लड़ते कभी, वो परमानेंट रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चुनाव कोई भी जीत जाए, हार जाए, कोई फर्क नहीं, ये 90 लोग वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। मुझे बताओ, 90 में से 73% वाली आबादियों के कितने लोग? भाई और बहनों, 90 अफसरों में से 3 पिछड़े वर्ग के, उनको कोने में बैठा रखा है। 3 एससी और 1 आदिवासी। भाई और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेता है। आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसों का निर्णय लेता है और दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो इस देश की 73% आबादी सिर्फ 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेती है। और उसमें मैंने माइनॉरिटी की बात नहीं की, उनको अलग रखा है, वो भी 15% है। तो बात समझिए, आप वोट देते हो, आप अपनी सरकार चुनते हो, मगर 73% लोगों के लिए ना कॉरपोरेट इंडिया में जगह, ना मीडिया में जगह, ना बड़े उद्योगों में जगह, ना ब्यूरोक्रेसी में जगह, ना हाई कोर्ट में जगह। हाई कोर्ट का आंकड़ा मेरे पास है, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। उसमें से अगर आप 73% वाले लोगों को देखो
650 में से 100 हाई कोर्ट के जज या दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के। मतलब आबादी आपकी, जीएसटी का पैसा आपका, आप देते हो। आपने शर्ट खरीदी, ये जो गुलाबी शर्ट पहने हो, कितने रुपए की शर्ट थी ये? हाँ, 300 400 रुपए की शर्ट है। जितनी जीएसटी इन्होंने दी उतनी ही जीएसटी इस शर्ट के लिए अदानी और अंबानी देंगे, उतनी। ये अगर 18% जीएसटी शर्ट के लिए देंगे, 18% अदानी देगा। इनकी आमदनी 50,000 रुपए, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए। जितनी जीएसटी ये देता है उतनी जीएसटी वो देता है। वो महल में रहता है, वो हवाई जहाज में उड़ता है, मगर जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का मजदूर देता है उतनी जीएसटी अदानी देता है। यह अन्याय है। आपके जीएसटी का पैसा जाता है और आपकी कहीं भागीदारी है ही नहीं, ना मीडिया में, ना सरकार में, ना कोर्ट में, ना प्राइवेट अस्पताल वाले सिस्टम में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम में, कहीं नहीं हो आप। आपके लिए एक नई कैटेगरी निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर। एक दिन में आपको जूता मार के बाहर निकाला जा सकता है। वो है 73% लोगों की जगह। सुबह उठो, मजदूरी करो, और अगर बात अच्छी नहीं लगी 1 मिनट में आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। 73% के साथ यह हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। इसीलिए मैंने जाति जनगणना की बात उठाई। मैंने कहा देखिए, किसी को चोट लगती है, पहला काम डॉक्टर कहता है भैया देखो हाथ में चोट लगी है, चलो एक्सरे कराओ। हुआ होगा आपके साथ, हुआ है भैया, एक्सरे कराओ। अगर आपका हाथ टूटता है और अस्पताल जाते हो, डॉक्टर कहता है मैं एक्सरे नहीं कराऊंगा, एकदम आप उसको पकड़ते हो, कैसे नहीं कराओगे? मुझे चोट लगी, आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे से पूरा का पूरा पता लग जाता है। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे है, उससे सारे के सारे पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। और जाति जनगणना का मतलब आप समझो, सबसे पहले सब लोगों को बता देंगे कि भैया इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जनरल कास्ट के कितने। उसके बाद हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, कितना धन किस वर्ग के हाथ में है। ये देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, यह आज भी सोने की चिड़िया है, मगर भाइयों और बहनों, सोने की चिड़िया आपके हाथ में नहीं है, अदानी जी के हाथ में है। इसीलिए जाति जनगणना से सबको पता लग जाएगा कि पिछड़ों के पास कितना धन है, आदिवासियों के हाथ में कितना धन है, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना धन है। और ये 1% लोग, अरबपति लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनके हाथ में कितना धन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये भाइयों और बहनों क्रांतिकारी कदम है। आजादी जैसे हुई थी
क्रांतिकारी कदम, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही एक क्रांतिकारी काम है। और मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना आप सब लोग भूखे मर जाओगे, कुछ नहीं बचेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना आपके बच्चों के पास भविष्य होगा, क्योंकि 1% लोग पूरा का पूरा धन उठा के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का अगला कदम जाति जनगणना है और कांग्रेस पार्टी इस काम को करके दिखा देगी। कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हमने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों को हम लीगल गारंटी दे के एमएसपी देंगे। कानूनी गारंटी वाली एमएसपी कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर किसान को देने जा रही है। ऐतिहासिक काम है। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में जात तो है ही नहीं, एक अमीर है एक गरीब है, दो ही जात हैं। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, अब कहते हैं दो ही जात हैं। हमने एमएसपी की गारंटी दी, बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ये कर ही नहीं सकती। पहले हमारे बारे में कहते थे कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। 72,000 रुपए कर्जा माफ करके हमने दिखा दिया, 2 मिनट में दिखा दिया, 10 मिनट लगे उसको करने के लिए। तो यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इन चीजों की बात करें और इन चीजों की लड़ाई लड़ें। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, देखा आपने? मुझे बताओ, टीवी आप सबने देखा, आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं, अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा है वो छीनने का है, वो लेने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, वो देखो भैया विराट कोहली ने चौका मारा, ओ भैया देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, ओ देखो चाइना में ये हो रहा है। मगर हिंदुस्तान में कितनी बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जीएसटी का पैसा कहां जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेंगे, जाति जनगणना उसके बारे में नहीं बोलेंगे, किसान की एमएसपी उसके बारे में नहीं बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कभी नहीं दिखेगा मीडिया पे, दिख ही नहीं सकता, वो आपका है ही नहीं, वो आपका है ही नहीं। तो ये हिंदुस्तान में लड़ाई है, ये लड़ाई हिंदुस्तान में। एक तरफ 99% लोग, उसमें 50% पिछड़े लोग,
15% दलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, आदिवासी, माइनॉरिटी, ये सब, और दूसरी तरफ चुने हुए अरबपति नरेंद्र मोदी, मीडिया। इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी और इतने जोश से आपने मेरा यहां स्वागत किया। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। 2 मिनट के लिए रुक जाएं। हमारे बीच धरती पुत्र, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के पौत्र और पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह के पुत्र, पूर्व राज्यपाल और इस